हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें 6.1 जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इस चैप्टर का वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म्स जो थी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, प्लस और उसके साथ एंड क्या करना चाहिए इस टाइम, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की साइंस जो है वो ऐड करनी चाहिए, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। तो प्लीज़ आप चैनल पे अपलोडेड उस वीडियो को देख लीजिए, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी, फुल एक्सरसाइज के हर एक सम्स मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन और देना चाहूँगी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर। उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो इस तरफ आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6.1 जो है वो पूरी परम्यूटेशन पे बेस्ड है, जो परम्यूटेशन की फॉर्मूला है उस पे बेस्ड है। अब आपको पूरे 6 चैप्टर में किस तरह के सम सॉल्व करना है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये बाकी 5 चैप्टर से डिफरेंट चैप्टर है, बिकॉज 1 to 5 जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें सब स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड वाले सम्स आते थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा नया डिफरेंट टॉपिक आ चुका है। तो आप प्लीज़ अच्छे से एक बार समझ लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 इसी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इनके जो सम्स आते हैं, जो प्रॉब्लम सम्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि परम्यूटेशन की फॉर्मूला यूज़ करनी है या कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है कि उसमें हमें अरेंजमेंट्स करनी होती है, यानी कि कुछ डेटा गिवन होता है, उसे अरेंज करना होता है, अलग अलग डिफरेंट वेज में हमें अरेंज करके दिखाना होता है। और कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन, कुछ पार्ट को सिलेक्ट करना होता है, यानी कि कुछ वेरिएबल्स को ही सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर परम्यूटेशन में जब भी आपको अरेंजमेंट की डेटा गिवन हो, यानी कि अरेंज करना हो उस डेटा को, तब आपको परम्यूटेशन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। और जब सिलेक्शन करना हो, यानी कि 2 ग्रुप्स दिए हैं उसमें से 2 पीपल्स को आपको सिलेक्ट करना है, उसके कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, इस तरह की सिलेक्शन के लिए आपको कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट और सिलेक्शंस करना है जब कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला अप्लाई की जाएगी। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि परम्यूटेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है अरेंजिंग अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पर आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए गए होंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा, उसके कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं अरेंजमेंट के। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको परम्यूटेशन में मिलेंगे। उसके बाद अरेंजिंग नंबर्स को अरेंज करना होगा अलग अलग डिफरेंट वेज में, कि कितने नंबर्स हैं उनको कितने डिफरेंट वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक आता है परम्यूटेशन में, जो होता है टुगेदर एंड नॉट टुगेदर, यानी कि ये 2 वर्ड्स जो हैं वो कभी साथ में नहीं आने चाहिए, इतने डिफरेंट वेज हमें बताना है। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, P, Q एंड R, 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं। ये अरेंजिंग अल्फ़ाबेट्स जो है उसका यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग टाइप में अरेंज करके दिखाना है, तो कितने वेज और हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है P और लास्ट है R। अगर हम इसे अलग तरह से सॉल्व करें, तो अगर R को पहले रखना है, P और Q को लास्ट में, तो ये एक और वे हो गया है अरेंजमेंट का। यहाँ पर निकालना नहीं है, सभी को रखना है, बट अलग अलग तरह से इसे अरेंज करना है। जैसे कि नेक्स्ट एक और रखते हैं, यहाँ पर Q को अगर फर्स्ट रखते हैं, R को सेकेंड रखते हैं और P को लास्ट में रखते हैं। तो इस तरह से कितने डिफरेंट वेज है आपके पास इन तीनों वर्ड्स को अरेंज करने के। इस तरह से नंबर्स के लिए भी आता है और एक नॉट टुगेदर का भी आता है। जैसे कि अगर P, Q, R है, तो आपको इस तरह से अरेंज करना है कि P और R हमेशा दूर दूर ही रहे, कभी टुगेदर ना आ जाए। तो आपको R, Q, P ये सेकेंड इसका टाइप है, बस ये 2 ही वेज है जिससे ये दोनों अलग अलग रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना होगा।
एक बार कॉम्बिनेशन का समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दोनों की फॉर्मूलाज जो अप्लाई करनी है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट अब कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं, कॉम्बिनेशन में किस तरह से करना है। इसमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है। हमने परम्यूटेशन में क्या किया, अरेंजमेंट किया अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिलेक्टिंग बॉल्स, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व किए होंगे 10th स्टैंडर्ड में, उसमें प्रोबेबिलिटी में आप डिफरेंट कलर्स की बॉल्स जो है वो उसमें से सिलेक्ट करते थे, बॉक्स में से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्टिंग कार्ड्स में सिलेक्शन करना, या फिर ड्राइंग डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह से सिलेक्शन करना होता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से लेते हैं, इसी एग्जांपल को यहाँ पर रिपीट करते हैं और कॉम्बिनेशन में कैसे उसे सिलेक्ट करना है वो ट्राई करके देखते हैं। देखिए अगर PQR है, अरेंजमेंट में तो हमें तीनों को रखना था, बट इसमें से हमें किसी 2 वेरिएबल्स को ही सिलेक्ट करना है। तो हम कौन से 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं और वो भी किस सीक्वेंस में, जैसे कि PQ को रख रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइप हो गया, उसके बाद QR को रख रहे हैं तो ये सेकेंड टाइप हो गया, PQ, QR, RP, PR। तो ये जो है ये सारी सिलेक्शन जो है वो इस तरह से होती है कि आपको सिलेक्ट करना है इन तीनों ऑप्शंस में से, आपको किसी 2 को सिलेक्ट करना है। वो किस तरह से आप सिलेक्ट करें, कितने डिफरेंट वेज आपके पास अवेलेबल हैं इसे सिलेक्ट करने के लिए। तो आई होप आपको बेसिक जो डिफरेंस है दोनों का, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर परम्यूटेशन की जो फार्मूला है वो डिटेल में समझने वाले हैं। कॉम्बिनेशन की जो फार्मूला है वो मैं जब एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करूँगी तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले अभी जो 6.1 जो हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है, इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परम्यूटेशन की जो फार्मूला है वो डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद हम 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फार्मूला आप देख सकते हैं, ये परम्यूटेशन की फार्मूला है NPR, यानी कि N यानी कि टोटल नंबर्स, उसका परम्यूटेशन जो है वो हमें फाइंड करना है, और R यानी कि जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सारी वेरिएबल्स। तो एक्चुअली यहाँ पर तरह से फाइंड करना है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस R फैक्टोरियल। तो ये जो आप साइन देख सकते हैं इसे फैक्टोरियल साइन कहते हैं। अब इसको कैसे फाइंड करना है और इसकी मेथड्स क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने एक वैल्यू ले ली है, इसी का एक एग्जांपल लिया है, ये n है यानी कि टोटल, और उसमें से हमें 5p2 फाइंड करना है। ये परम्यूटेशन की फॉर्मूला हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, पहले n फैक्टोरियल, यहाँ पर ये n है 5 है तो इसका फैक्टोरियल लिख देंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r यानी कि 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे ये 5 माइनस 2 यानी कि n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3, तो ये 3 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास 5 फैक्टोरियल है और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आ चुका है। अब ये फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 से 1 तक की, जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको 5 से लेके 1 तक जाना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है जितनी भी वेरिएबल्स आती है, और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 से लेकर 1 तक जाना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों कॉमन है जो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल हो चुका है। अब आपके पास रिमेनिंग है 5 इंटू 4, तो 5 4 ज़ा 20। तो इसका आंसर जो है 5p2 का ये आता है 20। तो इस तरफ आपने देखा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये यहाँ पर मेथड यूज़ की, बट इसे हम सिंपली कैसे यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल अगर है हमारे पास, तो हम 5 के जो सारे फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर 3 तक ही फाइंड करेंगे। आप इस तरफ देख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू जहाँ पर 3 आया वहाँ पर फैक्टोरियल कर देना है, यानी कि 3 के आगे वाले जो भी हैं, जैसे कि इस तरफ भी 3 फैक्टोरियल है यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर भी 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो 2 कॉमन है वो डायरेक्ट हम इस तरफ कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास 5 इंटू 4 रहेगा। तो ये इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, अल्टरनेटिव इसका है। तो अब 5 इंटू 4 आंसर सेम ही आने वाला है 20, बट ये शॉर्ट ट्रिक है
क्योंकि अगर यहाँ पर लार्ज नंबर लिया होता तो हमें और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशंस लिखने पड़ते, उसके जगह पर ये डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अगर आप ओरली चाहते हैं इसे करना, MCQs में ऐसे क्वेश्चन है तो आपको 5 - 2 कर लेना है जो कि 3 आता है आंसर, तो डायरेक्टली वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको 5 × 4 ही सिर्फ मिलेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है आपको डायरेक्टली मिल जाती है। आपको 3 फैक्टोरियल्स डायरेक्टली कैंसिल कर देने हैं और बाद में देखना है 5 के बाद 2 ही लेना है, यानी कि 5 और 4 ये 2 हो गए, तो 5 4 ज़ा 20, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस बता दिया है, परम्यूटेशन की जो फॉर्मूला है वो एक्सप्लेन कर दिए, और भी इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं और किस तरह से इसके सम सॉल्व करने हैं वो 6.1 एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक सम इसका सॉल्व करवाऊँ तो आपको एक वीडियो और मैं अपलोड करूँगी, उसमें बाकी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6.1 अभी, बट 16 क्वेश्चंस है ओवरऑल पूरी 6.1 एक्सरसाइज में, तो पूरे सारे के सारे सम्स एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम थोड़े सम सॉल्व करते हैं और बाकी के रेस्ट ऑफ द सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें 6.1 सॉल्व करेंगे। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, इस तरफ मैंने लिख दिया है ऑब्टेन द वैल्यूज़। अब यहाँ पर 4 सब क्वेश्चंस और दिए गए, हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है परम्यूटेशन की फॉर्मूला से। तो ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे सम्स हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट में दिया गया है 10p3, तो हमें यहाँ पर परम्यूटेशन फाइंड करनी है अब इसकी। तो फॉर्मूला आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। फॉर्मूला आपको याद होगी NBR, यानी कि n है यहाँ पर 10 और r है 3। अब हम इस फॉर्मूला से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइड बाय 10 - 3 करेंगे, और 10 - 3 का जो आंसर आता है उसका फैक्टोरियल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इस तरफ लिखती हूँ इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तब आप इससे कैसे करेंगे, 10 × 9 × 8 और उसके बाद × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो चुके हैं। 10 9 8 तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आता है 720। तो ये हमें आंसर मिल चुका है 720, इसका आंसर आ चुका है 10p3 का। अब फाइंड करते हैं सेकेंड 50p2, इसे भी इस तरह से फाइंड करना है। 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 - 2 फैक्टोरियल, यानी कि 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 - 2 48 फैक्टोरियल्स। अब हम 48 से 1 तक नहीं जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए और 50 से भी नहीं जाएंगे, डायरेक्टली इसकी ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे। 50 × 49 × 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 48 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास है 50 × 49 इज इक्वल टू, आंसर हमारा आ रहा है 2450। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो बहुत इजी सम्स हैं। नेक्स्ट जो 2 है, ये फर्स्ट और सेकेंड हमने सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट भी 2 सम्स मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाती हूँ और बाकी के सम्स भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस तरह आप देख सकते हैं 8p7, अब इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, लिख दिया है। अब इसे डिवाइड करेंगे हम 8 - 7 फैक्टोरियल, इसे सिंप्लीफाई करना है। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 - 7 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 1 ही आंसर आया है तो हमें 8 से लेके 1 तक सब सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 1 तक जाना होगा और 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लिकेशंस करने पर हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 40320। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्व करना है। अब हम फोर्थ सम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, इसे मैं इरेज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट फोर्थ सम, उसके बाद सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 9p9, यानी कि 9 उसके फैक्टोरियल्स, तो यहाँ पर 9/9 है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 - 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करने पर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आएगा हमारा यहाँ पर 0 फैक्टोरियल। तो अब हमें यहाँ पर 0 जो है ये पूरा पार्ट डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, हमें सिर्फ 9 फैक्टोरियल का फाइंड करना है, यानी कि 9 फैक्टोरियल ही रहा है अब यहाँ पर।
तो आपको यहाँ पर इसी के सारे मल्टीपल्स जो है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। आंसर हमारा आ रहा है 362880। तो इस तरह से हमने इसका आंसर फाइंड किया है। अगर आपको यहाँ तक के सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको सीखना ज़रूरी है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 4 सब क्वेश्चंस थे, ये चारों सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इफ़ NP3 इज इक्वल टू 990 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है वो हमें नहीं दी गई है, डायरेक्टली r जो है वो 3 दिया गया है और आंसर इसका बताया गया है 990। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो पहले वो कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, जब भी हमें इस तरह से NPR दिया गया होता है तो इसे एक और तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो वे है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। यानी कि जितनी बार ये r होता है हमें यहाँ पर और माइनस माइनस दिखाने होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 3 गिवन होता है तो हम यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 और 3 टाइम्स यहाँ पर रखते n/n-2 तक। अगर यहाँ पर जैसे 5p2 दिया था तब हम यहाँ पर एक बार n लिखते, उसके बाद n-1 करते। तो ये 2 वेरिएबल्स यहाँ पर हमें मिल जाते। 5 इंटू यहाँ पर 5-1 4, तो 5 4 ज़ा 20। इस तरह से भी इसे फाइंड किया जा सकता है। तो ये कुछ सिंपल इसके और भी टर्म्स हैं जो आपको समझने होंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। जब भी हमें NPR इस तरह से गिवन होता है तो आप इस एक और मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 गिवन होता है 2 की जगह पर तो हम इसको n-2 और इंक्रीज़ कर देते, तो ये 1 2 और 3 टर्म्स हो जाती। और यहाँ पर 5 इंटू n-1 यानी कि 4 और n-2 यानी कि 5-2 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 करते तब हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला में कोई कन्फ्यूजन्स रह रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ये सम यहाँ पर सॉल्व करना इस मेथड से। तो ये एक और इजी अल्टरनेटिव मेथड थी जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई, बट मैंने स्टार्टिंग में इस मेथड से सम्स नहीं सॉल्व करवाए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बट इस तरह के जो सम्स आते हैं, जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें ये जो टर्म गिवन है इसमें हमें n की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है यहाँ पर। तो n की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस तरह से लिखें n, उसके बाद n-1 और n-2, तो ये 3 टर्म्स हो जाती है 1 2 और 3। अब ऐसा कौन सा n लेना है जिसकी 3 टर्म्स यहाँ पर फैक्टोरियल करने पर 990 जो है वो आंसर आता है। तो इसका आंसर 990 होना चाहिए इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। तो अब आपको पहले तो कैलकुलेटर में स्टार्ट करके देखना है इसके फैक्टर्स। जैसे कि 990 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 99 आंसर आ रहा है। और उसके बाद 10 के अगर फैक्टोरियल्स हम 3 टाइम्स तक निकालें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 करने पर हमारा आंसर जो है 990 नहीं आ रहा है आंसर। तो हमें फिर से इसे चेंज कर देना है। हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। अगर 11 से ट्राई करें, 990 से कम आ रहा था, 10 से लिया, तो अगर हम 11 से ट्राई करें तो 11 इंटू 10 इंटू 9, तो ये जो आंसर आ रहा है ये 990 आ रहा है। इनका मल्टीप्लिकेशंस यानी कि 11 से अगर 11p3 करें यानी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हमने n-1 की जगह पर यहाँ पर ले लिया है 11 11-1 11-2 इज इक्वल टू 990। हमारा आंसर आया था 11 11-1 10 इंटू 11-2 9। तो इन्हें मल्टीप्लिकेशंस करने पर हमारा आंसर 990 आ रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो है 11। आप देख सकते हैं सब जगह पे जहाँ पर n है वहाँ पर अगर 11 पुट आउट करें तो हमारा आंसर 990 आ रहा है। इस तरह के सम्स में आपको ट्राई करके देखना है कैलकुलेटर्स में कि इस तरह से अगर हम 11p3 लिखा होता है
तो 3 टाइम्स आप कौन कौन से नंबर्स ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके फैक्टोरियल्स करने पर आपके इस तरह के कुछ आंसर आए, ताकि कम आते हैं कैलकुलेटर में या ज़्यादा आते हैं, इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्राई करके देखना है और इस फॉर्मूला में यहाँ पर पुट आउट कर करके देखते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं अब 3rd नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरफ आप देख सकते हैं, 9PR हमें दिया गया है 3024 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है R की। तो यहाँ पर अब ऑपोजिट क्वेश्चन है, पहले हमें n नहीं गिवन था फर्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ पर R नहीं गिवन है, हम फाइंड करेंगे बट सेम प्रोसेस सेम मेथड उसकी नहीं रहेगी, यहाँ पर मेथड चेंज हो रही है। तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा कंटिन्यूस देखिए, नहीं तो ये कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो इस तरह मैंने मेथड लिख दी है जिससे हम परमिटेशन फाइंड करते हैं। NPR इज इक्वल टू n परमिटेशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारी फॉर्मूला होती है। अब यहाँ पर हम पुट आउट कर देते हैं 9PR इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो r मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है ये आप समझ गए होंगे किस तरह से अब हम यहाँ पर आगे फाइंड करने वाले हैं। अब इस प्रोसेस में हमें यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ मिल सकती है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरफ जो NPR की वैल्यू है वो हमें 3024 दी गई है। जो 9PR यानी कि जो यहाँ पर आंसर है वो आप देख सकते हैं 3024 दिया गया है। तो हम पहले लिख देते हैं 3024 जो इसका आंसर है। अब 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल हम फाइंड कर सकते हैं। हमने जो प्रीवियस सम्स में भी फाइंड किया था, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आंसर यानी कि 9 फैक्टोरियल जो होता है वो है 362880। अब इसे डिवाइड करना है 9 माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारे पास r की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर 9 माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसे नेक्स्ट आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये पार्ट यहाँ पर इरेज कर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं अब हमें जो फाइंड करना है वो ये वैल्यू है, ये हमें फाइंड करनी है। तो ये हम इस तरफ ले आएंगे और ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ है 3024 ये इस तरफ लेकर आ जाते हैं। तब हमें 9 माइनस r फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करना है इज इक्वल टू 362880 डिवाइडेड बाय 3024 कर देते हैं। तो अब हम इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 120। तो यहाँ पर हम अगेन लिखेंगे 9 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब 120 को आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि 120 जो है वो किसका आंसर है, यानी कि अगर हम फैक्टोरियल्स में फाइंड करें तो किसका आंसर आ रहा है। जैसे कि 4 को करके देख सकते हैं आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर आपका 120 आ रहा है। नहीं, अब ये इससे कम आ रहा है तो हम 5 से फाइंड करके देख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर 120 आ रहा है, यानी कि ये 5 फैक्टोरियल का आंसर है। 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया तो हमें ये आंसर मिल चुका है।